नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कांग्रेस पार्टी की बसें तो मजदूरों को लेकर कहीं नहीं गई, लेकिन सियासत बहुत जगहों पर पहुंच गई। आइए आपको दिखाते हैं बुलेटिन की शुरुआत ही उस सियासत के साथ जो आज दिन भर मजदूरों के नाम पर प्रियंका वाड्रा गांधी और योगी आदित्यनाथ में होता रहा। मजदूरों की घर वापसी के लिए ऑटो का इंतजाम। क्या कार से मजदूरों को घर भिजवाएगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस के बसों वाली लिस्ट में फर्जीवाड़ा है? ये सवाल उठे हैं कांग्रेस की उस लिस्ट पर जिसमें पार्टी ने यूपी सरकार को बसों की फहरिस्त भेजी है। मजदूरों के लिए बसों के इंतजाम के नाम पर सियासत अब बस की छत पर पहुंच गई है। कांग्रेस ने 1000 बसों की अपनी सूची में जो नंबर दिए हैं उसमें बीजेपी ने गड़बड़ झाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बसों के जो नंबर मुहैया करवाए उन्हें जब सड़क परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट वाहन पर जांचा गया तो गजब हो गया। एक बस का नंबर दिया गया था यूपी 83T 1006। ये नंबर बजाज कंपनी के एक ऑटो का निकला। RJ 14 TD 1446 नंबर से रजिस्टर्ड गाड़ी को सर्च किया गया तो ये शेवरले बीट नाम की कार निकली। और RJ 14 PD 2592 नंबर को सर्च किया गया तो ये नंबर बस के बजाय 3 व्हीलर का निकला। इस लिस्ट में कई वाहन ब्लैक लिस्टेड भी निकले। बस पर शुरू हुई सियासत की पिच पर बीजेपी को इतनी लूज बॉल मिली तो इस पर सूरमा बाउंड्री लगाने लगे। कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। हमने तो मना ही नहीं किया है। हम तो कह रहे हैं आपने फिटनेस का दे दिया है, ड्राइवर की डिटेल दे दी, हम ले लेंगे। हम तो कल से बोल रहे हैं, इसमें तो कोई दो आपत्ति है ही नहीं। हमें आपत्ति है कि आप खाली एक ही जगह के लिए इंसिस्ट करोगे। हमसे आप कहते हो तो हम कह रहे हैं कि आप यहाँ पे पहुंचवा दीजिए, तो आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए? हमें लगता है वहां से ज्यादा हमें सुविधा मिलेगी, तो आप वो नहीं करना चाहते हो। मैं फिर दोहराऊंगी अपनी बात को कि फिजिकली वेरीफाई कर ले। 500 बसें अगले कुछ देर में नोएडा बॉर्डर पे जैसा सरकार ने कहा है और 500 गाजियाबाद बॉर्डर पे फिजिकली वेरीफाइड होंगी। अगर कोई कमी किसी कागज में होगी तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। हमारा जो वचन है कि हम 1000 बसें उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को देंगे, वो हम उस वचन पे कायम हैं। बीजेपी ने बसों के नंबरों की गड़बड़ी के मामले को तान दिया तो कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल का रास्ता पकड़ा। प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में प्रियंका की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बसों का इंतजाम कर रही है। शाम 5 बजे तक नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर सभी बसें पहुंचा दी जाएंगी। उधर राजस्थान सरकार ने यूपी के श्रमिकों से भरी बसें भेजनी शुरू की तो तमाम खाली बसों को भी रवाना किया। बसों का इंतजाम सरकार ने किया, लेकिन इसका श्रेय कांग्रेस खुद लेने में जुट गई। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बस चलाएंगे। प्रियंका गांधी की तरफ से चिट्ठी आई, उसके बाद कांग्रेस यहाँ पर अलग इंतजाम कर रही है, लेकिन राजस्थान सरकार की बसें लगातार चल रही है। ऐसे में वो कौन सी बस होगी जिसे कांग्रेस लेकर जाएगी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों को बसों से यहाँ पर रवाना करना शुरू कर दिया है। हम बस भेज रहे हैं, लेकिन उसकी परमिशन दूसरे राज्य को देनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधे मन से परमिशन दी 2 दिन के बाद, और अब कहा कि इसको पहले लखनऊ भेजें, उसके बाद इन बसों का वितरण करेंगे। ये तो सब लटकाने का और डिले करने की एक कोशिश है। अगर नीयत साफ होती तो इस हेल्प को स्वीकार करते और सहर्ष इन बसों को उत्तर प्रदेश जाने की इजाजत दी जाती। उधर राजस्थान के भरतपुर बॉर्डर पर कांग्रेस की तरफ से भेजी गई बसों का रेला लग गया। 3 दिन से ये बसें यही खड़ी हैं। क्यों ये मजदूरों के साथ अन्याय कर रहे हैं? क्यों ये मजदूरों का शोषण कर रहे हैं? हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ बैठेंगे, जेल जाएंगे, लेकिन किसी कीमत पर यहाँ से हटेंगे नहीं। किसी कीमत पर हटेंगे। और इन लोगों का कहना है कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश की प्रशासन से आज्ञा नहीं मिल जाती इनको
आगरा की तरफ जाने के लिए। लॉकडाउन के दौरान रोजी रोटी गंवा चुके लाखों मजदूर बेबस हो चुके हैं। सोमवार को गाजियाबाद में हजारों मजदूर इकट्ठा हुए तो आज मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर इससे ज्यादा तादाद उनकी है जो जान हथेली पर लेकर पैदल ही घरों के लिए निकल पड़े। ये वक्त था मिलकर मजदूरों की मदद करने का, लेकिन हमारे देश की सियासी पार्टियों को हर बात में सियासत ही सूझती है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, भरतपुर से सुरेश फौजदार के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। कांग्रेस पार्टी का दावा कि वो 1000 बसें देकर मदद करना चाहती है, लेकिन उनमें से कई गाड़ियां तो ऑटो, एम्बुलेंस, कार निकल गई। आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार का दावा था। उनका कहना था कि 1000 बसों की जो लिस्ट सौंपी थी, पुलिस ने उनमें से 492 बसों के कागजात चेक किए। इनमें से 31 तो ऑटो निकले, 59 तो स्कूल बसें निकली, 1 नंबर ट्रक का निकला, 1 प्राइवेट कार का, 59 बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, 70 गाड़ियों का कोई भी डेटा ही मौजूद नहीं था। तो आपने देख लिया, ये थी कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जिसमें 1000 बसों का जिक्र था। कुछ ट्रक थे, कुछ ऑटो, कुछ बसें। बहरहाल, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें कि ये जो पॉलिटिकल ड्रामा आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर, अब उसका अंत हो गया है। धरने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हटा दिया है। जल्दी से एक अपडेट ले लेते हैं। अजय सिंह लल्लू जो कांग्रेस के यहाँ के अध्यक्ष हैं यूपी के, उन्हें हिरासत में लिया गया है। देवंकुर हमारे सहयोगी वहीं से जुड़ रहे हमारे साथ। देवंकुर, इस वक्त क्या परिस्थिति? अंजना, यहाँ पर बसें करीबन 400 के संख्या में अभी भी खड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन दिखाएं आपको किस तरह से एक लंबी कतार है बसों की जो यहाँ पर अभी भी खड़ी हुई है। और जो ड्राइवर्स हैं उनका कहना है कि सुबह 10 बजे के यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं, पर इस बारे में कोई भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ से कब ये जाएंगे। क्या उत्तर प्रदेश में इनको आगरा प्रशासन आज्ञा देगा, अनुमति देगा जाने की या नहीं। हमारे साथ कुछ ड्राइवर भी हैं और इनमें से एक से बात करूंगा मैं। राजेंद्र जी, आप यहाँ पर सुबह कब से आए हुए हैं और आपको क्या बताया गया है? 9 बजे के आए हैं, खड़े हुए हैं और अभी जाने की कोई परमिशन नहीं। पहले कागज मांगे, सारे कागज कम। प्रशासन का कहना है कि एनओसी नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो बसें हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा। क्या आपके पास ये सब है? नहीं, सारे कागजात कंप्लीट है। आरसी, डीएल, देवंकुर, इंश्योरेंस। आपका क्या नाम है? आपकी कौन सी बस? देवंकुर, आप उन लोगों से बात कीजिएगा। एक सवाल है जो उठ रहा है बार बार, और चूंकि आप मौके पर मौजूद हैं, आप ही बता सकते हैं लगभग कितनी बसें वहां पर मौजूद है? क्या 1000 बसें वाकई इस वक्त खड़ी है वहां पर जैसा कांग्रेस का दावा है? अंजना, यहाँ पर सुबह से बसें अलग अलग संख्या में पहुंच रही थी। हम जब से देखते आ रहे हैं, पहले यहाँ पर लगभग 125 बसें थी, उसके बाद पौने 200 के करीब बसें हुई और अब जो आंकड़ा है वो लगभग 300 बसों का मैं बता सकता हूँ। 300 से 350 बसें यहाँ पर हैं। बिल्कुल भी जो संख्या है बसों की वो 1000 तो नहीं दिखती है, पर जो कांग्रेस के यहाँ पे नेता आए हुए थे यूपी से, अजय कुमार लल्लू, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने हमें कहा, अंजना ऑन रिकॉर्ड, के उन्हें 1000 बसों का टारगेट दिया गया था। उनका कहना था कि जो यूपी का प्रशासन है, वहां की सरकार है, वो बसों को अंदर नहीं आने दे रही, इसीलिए यहाँ पर सारी बसें अभी बुलाई नहीं जा रही। पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1000 बसों का टारगेट है। साफ तौर पर वो बोल नहीं रहे थे कि कितनी बसें यहाँ पर आई हैं, पर हमने गिनी है यहाँ पर 350 से लगभग 400 से ज्यादा बसें नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपडेट आप देख रहे थे। फिलहाल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को वहां धरने से हटा दिया गया है और जो दावा 1000 बसों का है वो इस वक्त बॉर्डर पर नहीं है, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं। बेबस मजदूरों की मुश्किलें लगातार सड़कों पर, हाईवे पर, अलग अलग राज्यों में अपने घरों की तरफ जाते हुए कई दिनों से दिखाई दे रही है, लेकिन उस मजबूरी पर सियासत किस हद तक गिर सकती है, आज का दिन उसके लिए ऐतिहासिक माना जाएगा। कांग्रेस पार्टी बसों का प्रस्ताव लेकर आती है, बसें नहीं, उनमें से कई गाड़ियां ऑटो, टैक्सी, एम्बुलेंस निकलती हैं, और इधर यूपी सरकार जमकर हमलावर दिखती है। ये पूरे दिन की सियासत इस मुद्दे पर, जरा देखिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन
पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए। 17 मई को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना ये वीडियो ट्वीट करके यूपी के सियासत में हलचल मचाई थी। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए उन्होंने यूपी सरकार को कांग्रेस की तरफ से 1000 बसों का प्रस्ताव दिया था। हालांकि प्रियंका ने इससे पहले 16 मई को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके लिए चिट्ठी लिखी थी, जिसमें प्रियंका ने कहा था कि मजदूरों के लिए कांग्रेस 1000 बसें मुहैया कराने के लिए तैयार है। प्रियंका की चिट्ठी के जवाब में 18 मई को यूपी सरकार ने प्रियंका को लिखा कि सभी बसों सहित उनका फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवर के डीएल और कंडक्टर का पूरा ब्यौरा सुबह 10 बजे लखनऊ के डीएम को मुहैया कराएं। अब इस चिट्ठी पर रात 2 बजे प्रियंका के दफ्तर ने यूपी सरकार को लिखा कि 1000 खाली बसों को लखनऊ भेजना समय और संसाधन की बर्बादी है। आप नोडल अधिकार नियुक्त करें, हम गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर बसें भेज देंगे। इस पर 19 मई को यूपी सरकार ने प्रियंका के दफ्तर को चिट्ठी भेजी कि 500 बसें गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा के डीएम को 12 बजे तक सौंप दें। अवनीश अवस्थी जी कहते हैं कि 12 बजे बसें लाकर आप गाजियाबाद और नोएडा के जगहों पर खड़ा करिए। हम कहना चाहते हैं सरकार से, आप अपनी राजनीति के चक्कर में मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं, अमानवीय व्यवहार क्यों कर रहे हैं? पंजाब से जिस बेदर्दी के साथ में भूखा के श्रमिक हमारा वहां से पैदल चलकर आ रहा है, राजस्थान में उसके साथ पुलिस भी बेइंसाफी का व्यवहार कर रही है, महाराष्ट्र में तो चित्तकार मचा हुआ है, उत्तर भारतीय श्रमिक वहां पर पड़े हुए हैं, उनके साथ में कोई व्यवस्था नहीं हुई। कहां चली गई आपकी बसें, कहां चला गया आपका सिंपैथी का भाव, कहां चले गई वो आपकी आवश्यकताएं, वो कि जो आप भोजन तक नहीं दे सकते। अगर ये चैलेंज था तो कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन सियासत तो चौतरफा बढ़ गई। कांग्रेस से चिढ़ी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके तंज कसा, अगर वाकई कांग्रेस के पास 1000 बसें हैं तो उन्हें उन बसों को लखनऊ भेजने में उसे जरा भी देर नहीं लगानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भला पीछे कैसे रहते। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को याद दिलाया कि यूपी रोडवेज के पास हजारों की तादाद में बसें हैं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। अब बसों पर हो रही सियासत का साइड इफेक्ट भी देख लीजिए। खबर फैली कि कांग्रेस यूपी के मजदूरों के लिए 1000 बसें भेज रही है। फिर क्या था, गाजियाबाद में एक बार फिर मजदूरों का जमावड़ा होने लगा। बताया तो था बसें लगी है, लेकिन यहाँ तो अभी आज सुबह 7 बजे से आया हूँ। यहाँ कुछ नहीं बैठा के रखे हुए, बताएंगे क्या। कितनी देर हो गई बैठे हुए? 2 घंटा से ऊपर हो गया। कह रहा है कि अभी गाड़ी आएगा तो भेजूंगा। कोरोना काल के लॉकडाउन 4 में तमाम सुविधाएं खुली तो सियासत का रास्ता भी खुल गया। फिलहाल तो यूपी में बीजेपी और कांग्रेस में मजदूरों के बसों के इंतजाम को लेकर सियासी जंग छिड़ी है। क्या पता इस जंग में सड़क पर मारे फिर रहे मजदूरों का थोड़ा भला हो जाए। आगरा में अरविंद, आशुतोष मिश्रा के साथ मयंक गौर, गाजियाबाद, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस बीच उत्तर प्रदेश के कोरोना अपडेट के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। शर्तों के साथ खुलेंगे सैलून, यानी बड़ी राहत ऐसे लोगों के लिए जो लंबे अरसे से सैलून के खुलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ शर्तों के साथ उसे खोला जाएगा। जाहिर तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा नियम होगा जिससे पालन करके ही ये खोला जा सकता है। मास्क, दस्ताने और हेड गियर के साथ करनी होगी कटिंग। लखनऊ में मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी तो कई लोगों का मन ही मीठा हो रहा होगा इस खबर को देखकर, लेकिन कुछ शर्तों के साथ एक तरफ सैलून की दुकानें खुल रही हैं और दूसरी तरफ मिठाई की दुकान। इस बीच मजदूरों को लेकर बसों वाली जो सियासत आप देख रहे थे उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। प्रियंका वाड्रा के निजी सचिव पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जो सियासत बीते दिन से आप देख रहे थे, प्रियंका गांधी के निजी सचिव पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल मामला है उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने मजदूरों के लिए 1000 बस देने का प्रस्ताव रखा। इस पर योगी सरकार ने उनसे बसों की लिस्ट मांगी।
उनकी परिस्थिति स्टेटस यानी फिटनेस रिपोर्ट मांगी कि उनकी जांच की गई है या नहीं, और उसके बाद मांगा कि कितने बजे कहां पर पहुंचेगी ये बसें। इन सब के बीच एक एक करके उस लिस्ट में कई ऐसे नंबर सामने आ गए जो या तो ऑटो के, 3 व्हीलर के, एम्बुलेंस के या ट्रक के नंबर थे। बसों की लिस्ट में गलत जानकारी देने के आरोप में प्रियंका वाड्रा के निजी सचिव पर यह केस, ये एफआईआर दर्ज किया गया। और इस बीच अब महाराष्ट्र का अपडेट आपको जल्दी से दे दें, क्योंकि महाराष्ट्र कोरोना संक्रमितों में सबसे आगे है। सबसे ज्यादा मामले इसी महाराष्ट्र में आ रहे हैं और कुल मिलाकर अब तक जो मामले आए हैं 24 घंटे में 2033 नए कोरोना मरीज। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1185 नए केस हुए हैं। मुंबई में कोरोना के अब तक 21,335 मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या कुल मिलाकर हो गई 35,000 के पार। और महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 1,249 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा मुंबई में पहले भी हुआ था, ऐसा मुंबई में एक बार फिर से हुआ है। मजदूर एक जगह इकट्ठा हो गए और पुलिस के लिए कानून व्यवस्था की परिस्थिति बन गई। लेकिन सवाल यह है कि ये मजबूर मजदूर बार बार बांद्रा और ऐसे स्टेशनों पर आखिर क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। मजदूरों का ये सैलाब मुंबई के बांद्रा स्टेशन के लिए उमड़ा है। सैकड़ों की भीड़ है। ना किसी को कोरोना का खौफ है और ना किसी को अपनी जान की परवाह। मजदूरों की ये बेहिसाब भीड़ अपने घर जाना चाहती है। एक खबर आग की तरह फैलती है कि बांद्रा स्टेशन से बिहार के लिए एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन जाने वाली है और इस ट्रेन को पकड़ने के लिए मजदूरों का ये हुजूम उमड़ पड़ा। आज हम आपको दिखाएंगे ये खबर आखिर किसने फैलाई और बांद्रा स्टेशन तक हजारों की ये भीड़ कैसे और कहां से आई। जबकि लॉकडाउन 4 में भी ऐसी कोई रियायत नहीं दी गई है कि एक साथ इतने लोग सड़कों पर आ जाएं। कहां तो महाराष्ट्र में कोरोना संभाले नहीं संभल रहा है, ऊपर से बांद्रा में बार बार ऐसा कांड क्यों हो रहा है। आज हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे ही बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों का ये सैलाब उमड़ा, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। फिर जो हुआ, एक तरफ से पत्थर चले तो दूसरी तरफ से पुलिस की लाठियां बरसी। लेकिन मजदूरों की भीड़ घंटों तक टस से मस नहीं हुई, बल्कि ये भीड़ जिद पर अड़ी रही कि यहाँ से ट्रेन जा रही है। बांद्रा टर्मिनल स्टेशन के बाहर इस वक्त हम हैं और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर एक बार फिर से यहाँ पर इकट्ठा हो गए। गांव जाना चाहते हैं और पुलिस इनको लगातार बताने की कोशिश कर रही है कि बांद्रा से कोई ट्रेन नहीं जा रही और यहाँ से वो अपने गांव जाना चाहते हैं। पिछली बार भी हमने एक बार देखा था कि प्रवासी मजदूर यहाँ पर जमा हुए थे जिन्हें गाँव जाना है और रोका गया था। आपको कहाँ जाना है? हम लोग को बिहार जाना है सर। यहाँ पे पुलिस बोल रही ट्रेन नहीं जा रही, तो फिर क्यों ट्रेन डेली जा रही है। कल भी यहाँ के पुलिस बोली थी कि यहाँ ट्रेन नहीं जा रही, समझे। कल 2 ट्रेन बिहार गई, झारखंड के लिए बोली नहीं जाएगी। कल भी झारखंड की ट्रेन गई है सर, ये लोग झूठ बोलते हैं सर। हमने पड़ताल की तो पता चला कि बांद्रा स्टेशन से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के पूर्णिया के लिए रवाना हुई है और इसमें रजिस्टर्ड यात्रियों को पूरी चेकिंग के बाद स्टेशन में जाने दिया गया। ये ट्रेन बांद्रा स्टेशन से 1700 मजदूरों को लेकर दिन में 12 बजे चली। लेकिन इस ट्रेन को पकड़ने के लिए वो लोग भी पहुंच गए जो रजिस्टर्ड नहीं थे और बड़ी संख्या में भीड़ ब्रिज से लेकर सड़क तक पर आ गई। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने भीड़ को हटाया। लेकिन बिहार के लिए ट्रेन पकड़ने पहुंचे मजदूरों ने जब अपना दर्द बयां किया तो आंखें भर आई। आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? हम लोग बिहार जाना चाहते हैं। बिहार जाना चाहते हैं? साइड में आइए, साइड में आइए आराम से। तो कब आपका रजिस्ट्रेशन है? जी मैंने 15 दिन पहले 6 तारीख को शायद किया था और अभी तक कोई कॉल नहीं आया और जो जिसको कॉल आया वो भी नहीं जा पाते और जिसके पास पैसे हैं वो पैसे देके चले जाते हैं। नहीं, तो अभी ये ट्रेन फ्री में मुफ्त में दौड़ रही है ना? तो जिस पैसे सुनने मारा पैसे भी देके जा रहे बंद और बहुत से पब्लिक गए। एक छोटी सी बात बताइए सर कि अभी आप लोग, सरकार बोल रही है खाना मिल रहा है, खाना आप लोग को क्या नहीं मिल रहा? तो इसलिए इतनी डेस्परेशन है कि जल्दी से जल्दी घर भागना है। पुलिस बोल रही है कि धीरे धीरे ट्रेन चलेगी, थोड़ा आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। तो क्या वजह है, आपकी क्या दिक्कतें हैं? आप मैडम ऐसा है ना कि जब रात में 3 बजे हम लोग रोजा रखते हैं, तो आपको पता है कि रोजा रखते हैं तो शहरी खाने का था, पर शहरी नहीं खाया, पहले खाना नहीं खाया और पहले हम लोग यहाँ आए क्योंकि घर जाना था।
और विश्वास नहीं कीजिएगा, रोने की हालत में आ चुका हूँ, क्योंकि पैसे नहीं रखना चाहिए कोई भी इंसान। और एक लड़का हो के रो रहा तो मतलब, और बिना बैचलर लड़का हूँ, समझ रहे ना, बैचलर लड़का हो के अगर मैं रो रहा हूँ तो सोचिए मेरे उससे ज्यादा क्या हो सकता है। और यहाँ पे तो मेरे जैसा और भी सारे हैं। घर पे क्या आपके घर पे कौन कौन है? आप यहाँ पे पैसे आपको नहीं मिल पा रहे, क्या काम करते थे बॉम्बे में? बड़ा बेटा हूँ, मुंबई में काम करते थे? सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का काम कब से बंद पड़ा है सर? काफी दिन से, जब से लॉकडाउन हुआ ना 23 तारीख को जो मोदी जी ने बोले थे कि गाड़ी जनता लगेगी। कोई अभी आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और खाना सरकार पहुंचा नहीं खाया, अभी तक कुछ भी नहीं खाया। बांद्रा स्टेशन पर पहुंचने वाले मजदूरों का कहना है कि उन्हें एक मैसेज आया था और उसी के बाद वो स्टेशन पर पहुंचे। अब सवाल ये है कि ये मैसेज किसने और क्यों किया, जबकि ट्रेन सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों के लिए चलनी थी। फिर हजारों की संख्या में मजदूर क्यों पहुंचे? विद्या के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। अब लेकिन आपको दिखाते हैं इस घटना के पीछे की इनसाइड स्टोरी। किसने अफवाह उड़ाई? क्या कोई विनय दुबे है इसके पीछे? आखिर क्यों अफवाह की वजह से सारे मजदूर यहां पर इकट्ठा हुए? ये ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ ने 2 बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सवाल यह है कि आखिर अचानक बांद्रा स्टेशन पर इतनी भीड़ कैसे आ जाती है? पुलिस को यह भीड़ आते हुए दिखाई क्यों नहीं देती? तो सबसे पहले बांद्रा स्टेशन की वो हकीकत आपको दिखाते हैं जिसके चलते ये मजदूर लॉकडाउन में आसानी से सेंध लगा देते हैं। आपको बांद्रा स्टेशन की ज्योग्राफी बताते हैं। बांद्रा स्टेशन के एक तरफ पूरा झुग्गियों का इलाका है। बांद्रा स्टेशन और झुग्गी इलाके के बीच सिर्फ एक दीवार है और बीच में ये दीवार खुली हुई है, जहां से झुग्गियों के लिए एक पुलिया के जरिए रास्ता बना हुआ है और यहीं से मजदूरों का सैलाब स्टेशन के अंदर दाखिल हो गया। ग्राउंड जीरो से आज तक की रिपोर्टर विद्या की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त बांद्रा टर्मिनस के पास हैं। 1 किलोमीटर का भी रास्ता नहीं है यहाँ से बांद्रा टर्मिनस, और ये जो सड़क है वो बांद्रा टर्मिनस जाती है। और ये यहाँ आप देख लीजिए, ये बस एक दीवार है जो इस पूरा जो झोपड़पट्टी है उसको डिवाइड करती है। यहाँ पर इस रास्ते के इस तरफ, दीवार के इस तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी झुग्गी झोपड़ी है, जहाँ से कि कई सारे लोगों ने आज सोचा कि क्योंकि उनको बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, परेशान थे कि घर नहीं जा पा रहे हैं, तो इन लोगों को लगा कि आज मौका मिल सकता है जाने का। उन्हें खबर लगी कि शायद बिहार के लिए कई सारी ट्रेन जा रही हैं। इसकी वजह से कई सारे लोग जो इन झोपड़ियों से हैं वो सीधे बांद्रा टर्मिनस के पास आ गए। मुंबई पुलिस के पास ज्यादा समय भी नहीं था कि वो इन सबको पूरे कंट्रोल कर पाए। चलिए, भीड़ तो इस दीवार की नाकामी के चलते स्टेशन तक पहुंच गई, लेकिन वो मैसेज किसने फैलाया जिसका दावा ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे मजदूर कर रहे हैं? ये लोग डंडाबाजी कर रहे हैं, उसी में मेरा मोबाइल घूम गया, नहीं तो जो कॉल आया था मैं आपको अभी बता देती थी। आपको कॉल आया था पुलिस के यहाँ से कॉल आया था, मोबाइल मेरा गिर गया, मैसेज नहीं आया था। फ्राइडे के दिन हमारी गाड़ी है, बोले थे आ जाना, पर हम लोग गए तो हम लोग को लिए नहीं, हम मार के भगा दिए। फ्राइडे आपका शुक्रवार का ट्रेन था, लेकिन आप शुक्रवार को नहीं जा पाए। गुरुवार को गई तो बोले जाइए, आपको फोन गया ना, अभी मैसेज नहीं आया है, मैसेज आएगा तो आप आना। पिछली दफा यानी 14 अप्रैल को जब बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ जुटी थी, उस वक्त भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोग बांद्रा स्टेशन पर इकट्ठा होने के टाइम की चर्चा करते हुए नजर आए थे। आया था अंदर, कौन भागेगा? देखो भागने वाले भी गिरेंगे यहाँ पे। ये कुछ डिसाइड हुआ क्या नहीं? कोई आ रहा क्या नहीं? बोला था मीडिया वाला आने वाला है, पुलिस वाला भी। टाइम दिया था क्या? हाँ, 4 बजे को। 4 बजे? तो अभी से खड़े हो गए तुम लोग, बहुत जल्दी खड़े हो गए। क्या करेंगे हम? इस दफा बांद्रा स्टेशन पर जुटी भीड़ इसलिए और डरा रही है क्योंकि देश भर में कोरोना वायरस के 1/3 केस महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में अभी तक 35,000 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 2000 नए केस सामने आए हैं और सबसे भयानक हालात तो मुंबई के हैं, जहां महाराष्ट्र के कुल केसों के आधे से अधिक मुंबई से ही हैं। 14 अप्रैल को बांद्रा से जुड़ा एक वीडियो और आया था जिसमें विनय दुबे नाम का एक शख्स सीधे मजदूरों को भड़का रहा था और उनको अपने अपने गांव भेजने की बात कर रहा था कि 14 तारीख को लॉकडाउन की स्थिति खत्म हो रही है, उसके बाद कृपया करके महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे
नासिक ये इलाकों से 2 से 3 दिन के लिए रेलवे जो ट्रेनें हैं अनारक्षित ही सही वो छोड़े, ताकि वो उत्तर भारत की तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन राज्यों में जाके जो मजदूर है अपने घर पहुंच सके, अपने परिवार के बीच पहुंच सके। वहां जाने के बाद भले इन लोगों को 14 दिन के लिए गांव में प्रवेश न दिया जाए, उनको 14 दिन के लिए अस्पतालों में या फिर वहां के नजदीकी स्कूल में वहां पे इनको क्वारंटाइन कर दिया जाए, ये चलेगा। लेकिन कम से कम अब स्थिति ऐसी है कि इनको यहाँ से अपने गांव, अपने परिवार के बीच जाना है, क्योंकि यहाँ पे ये रहेंगे तो कोरोना से न मरे, लेकिन भूखमरी से ये जरूर मर जाएंगे। इस दफा ना तो अभी तक कोई ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें बांद्रा स्टेशन पर जुटने के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, और ना ही कोई भड़काऊ वीडियो सामने आया है। लेकिन जिस मैसेज की चर्चा मजदूर कर रहे हैं वो किसने भेजा, वो जरूर जांच का विषय है। विद्या के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। और अब आइए आपको दिल्ली की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, कैसे होता है आखिर कोरोना मरीजों का इलाज। जी हाँ, LNJP अस्पताल के अंदर आज तक की टीम, और हम आपको दिखाएंगे कैसे कोरोना मरीज का हो रहा है इलाज। अभी तक आप सब ये सुनते आए हैं कि किस तरीके से कोरोना के जो मरीज होते हैं उनका इलाज होता है, डॉक्टर्स को क्या परेशानियां होती हैं, मरीजों के लिए क्या क्या कठिनाइयां होती हैं। आज तक पे आज आपको लेके चलते हैं दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल, जो पूरा तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यहां पर बनाया गया है, 1500 बेड वाला लोकनायक अस्पताल। आज तक के रिपोर्टर अंकित त्यागी लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, ये देखने के लिए कि कैसे कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाता है। अस्पताल में एंट्री से पहले हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। इसके बाद आज तक के रिपोर्टर अंकित त्यागी को प्रोटेक्टिव गियर किट पहनाया जाता है। हम आपको बता दें कि ये PPE किट नहीं है। जैसे ही आप कोविड अस्पताल में, लोकनायक अस्पताल में जब आप पहुंचेंगे तो ये पहला एरिया है जहां पर पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, जहां पर पेशेंट्स का असेसमेंट होता है। तो जो भी पेशेंट आता है उसको इस दीवार के पीछे एक ऐसा रूम बना हुआ है, खुला हुआ है, वहां पर वो जैसे ही बाहर से आएगा तो वहां पे जो PPE पहने लोग हैं वो उसको इधर लेकर जाएंगे। और उसके बाद जो यहां पर डॉक्टर्स हैं, जिसमें से कुछ डॉक्टर्स PPE किट पहने हुए हैं, बाकी डॉक्टर्स प्रोटेक्टिव गियर, जो ये हमने गाउन पहना है, इस तरह का गाउन पहने हुए हैं। तो जो PPE किट पहने डॉक्टर्स हैं, फिर वो यहां से इस दरवाजे से होते हुए उधर जाएंगे, उसका रेड एरिया में, उसको रेड एरिया बोलते हैं, वहां पर हमारा PPE किट के बिना जाना अलाउड नहीं है। और वो जाके वहां पर उन पेशेंट्स का इनिशियल असेसमेंट, जो शुरुआती उनकी जांच है वो करते हैं, देखने के लिए कि कितनी सिवियरिटी है, किस तरीके के सिम्टम हैं। और बाकी जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर वो उनकी मदद के लिए होते हैं, वो उनको बताने के लिए कि अब यहाँ से क्या करना है, आगे कैसे करना है। तो बात करते हैं, समझते हैं कि कितना मुश्किल है ये पूरा प्रोसेस। ये आप जैसे देख रहे हैं वो 2 लोग बाहर खड़े हुए हैं PPE किट पहनकर। वो लोग जो हैं वो डॉक्टर, पेशेंट जो भी आएगा उसको लेकर रेड जोन में जाएंगे, और रेड जोन में जाने के बाद यहाँ से डॉक्टर्स जाएंगे अंदर और उन पेशेंट्स से बात करेंगे, उन देखेंगे कि उनका किस तरीके का इलाज करना है। अब तक आपको लिया है LNJP के ICU में, कोविड-19 अस्पताल का जो ICU है। पहली बार कोई कैमरा यहाँ पर पहुंचा है। आपको 15 पेशेंट हैं यहाँ पर जिनका इलाज चल रहा है, किस तरीके से उनका इलाज हो रहा है, डॉक्टर्स की कितनी परेशानी है, क्योंकि ये जो एरिया है ये हाई वायरल लोड एरिया माना जाता है, जहां पर वायरस का इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि ICU में कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। ठीक है, आप बेहतर लग रहा है जी? बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। मैं बहुत बुरी हालत में आई थी, तो बहुत अच्छा, मेरा सांस का वो भी नहीं लगा हुआ, ऑक्सीजन। हाँ। कितने दिन पहले आए थे आप यहाँ पे? 15 दिन। अभी ठीक लग रहा है आपको? लॉकडाउन 4 में मिली ढील और निकल गई दिल्ली सड़कों पर, वरना कल्पना कीजिए जो सड़कें कल तक वीरान थी, आज वहां दिल्ली में जाम लग रहा है। कहां
तो 54 दिन तक दिल्ली में लॉकडाउन का सन्नाटा था और लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन और पूरे लॉकडाउन के 56वें दिन दिल्ली जाम हो गई। सराय काले खां से लेकर आईटीओ तक दिल्ली में गाड़ियां ठसाठस भर गईं। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।